नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में यूपीएससी सीएसई 2025 परीक्षा पास करने वाले सफल लाभार्थियों और उनके परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी चयनित कैंडिडेट्स को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन युवाओं की मेहनत, लगन और समर्पण पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत करते हुए उनकी तैयारी के अनुभव, चुनौतियों और सफलता की कहानी भी जानी। साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ योगदान की भी सराहना की, जिन्होंने इस कठिन यात्रा में उनका साथ दिया। सीएम ने कहा कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल करना आसान नहीं होता। इसके लिए निरंतर मेहनत, धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने युवाओं को देश सेवा के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने का संदेश दिया। इस अवसर पर लाभार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों को दिया। ये मुलाकात न केवल सम्मान का अवसर बनी, बल्कि अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक साबित हुई। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर पारिवारिक हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस के कामकाज पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस गिरीश कथपालिया ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक बार मौका देने के बावजूद पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की, जो न्याय प्रक्रिया के लिए गंभीर लापरवाही है। अदालत ने यह भी कहा कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वरिष्ठ अधिकारी जमीनी हालात से अनजान है। इस मामले में आरोपी ने अग्रिम जमानत मांगी थी, जिससे अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को 21 मार्च शाम 5 बजे तक अधिकारी के सामने सरेंडर करने के आदेश दिया था। यह मामला साल 2024 में दर्ज हुआ था और अक्टूबर 2024 से आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका लंबित थी। एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता महिला ने अपने पति और ससुराल वाले पर मारपीट, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी पक्ष के वकील ने इसे पारिवारिक विवाद और समझौते के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने इसे पूरी तरह नकार दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस की डीसीपी लीगल सेल को आदेश की कॉपी भेजने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो। कोर्ट ने संकेत दिया कि संवेदनशील मामलों में पुलिस की ढिलाई पर भविष्य की सख्ती बढ़ा सकती है। वहीं संभल जिले में ईद उल फितर का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। जिले भर में मस्जिदों और ईदगाहों पर नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन की पूरी तरह सतर्क रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती के साथ संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी गई, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। पुलिस अधीक्षक के विश्नोई ने बताया कि जिले में सभी स्थानों पर नमाज शांति ढंग से संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि लोगों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग किया और शासन द्वारा जारी निर्देश की भी पूरी तरह पालन किया गया। उन्होंने आगे की अपील भी की है कि सभी नागरिक आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहे। प्रशासन ने साफ किया कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। ईद का यह पर्व संभल के भाईचारे, अनुशासन और शांति का संदेश देते हुए सफलतापूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। के पर्व पर 765 मस्जिदों और 117 ईदगाह जनपद संभल में है। उन सभी जगहों पे जो नमाज है वो अदा की जा रही है, अदा की जा चुकी है। जो मुख्य ईदगाह है ये संभल का, यहाँ पे नमाज है वो अदा की जा चुकी है। शांतिपूर्वक तरीके से सभी जगह पे जो ये पर्व है सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से मना रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनपद संभल में सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार से शासन द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनमें से कहीं भी किसी प्रकार का वायलेशन नहीं हुआ है। के पर्व पर 765 मस्जिदों और 117 ईदगाह जनपद संभल में है। उन सभी जगहों पे जो नमाज है वो अदा की जा रही है, अदा की जा चुकी है। जो मुख्य ईदगाह है ये संभल का, यहाँ पे नमाज है वो अदा की जा चुकी है। शांतिपूर्वक तरीके से सभी जगह पे जो ये पर्व है सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से मना रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनपद संभल में सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार से शासन द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनमें से कहीं भी किसी प्रकार। वहीं दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बेमौसम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। पिछले 2 दिनों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। तेज आंधी और बारिश के चलते गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान
परेशान नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर फसल गिरने और खराब होने की खबरें सामने आई है। मौसम में आई ठंडक से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को मार्च की गर्मी से राहत जरूर मिली। हालांकि बदलते मौसम के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बारिश और ठंडी हवाओं से सर्दी खांसी जैसे समस्याएं बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा और बारिश जारी रह सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। वहीं नोएडा में गुम हुए मोबाइल फोन की तलाश के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत विशेष टीम गठित कर विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 220 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार ये मोबाइल बाजार, बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाके में गुम हुए थे। अभियान के दौरान तकनीकी सहायता और निगरानी के जरिए इन फोन को ट्रैक कर बरामद किया गया। सबसे खास बात यह है कि नोएडा पुलिस ने सभी बरामद मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए, जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अपने खोए हुए फोन वापस पाकर लोग काफी खुश नजर आए और पुलिस की इस पहल की सराहना की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और चोरी या गुम हुए सामान की बरामदगी सुनिश्चित हो सके। वहीं थाना भवन क्षेत्र के गांव मुल्लापुर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया है। दोपहर गांव निवासी गुलाब अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी सफेद रंग की कार में सवार 3 बदमाश वहां पहुंचे और एक युवक का नाम लेकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार हमलावरों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कुछ देर जाकर वापस लौटे और दोबारा फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि इस हमले में गुलाब बाल बच गए। ग्राम प्रधान नीटू के मुताबिक पहले 3 राउंड फायरिंग की गई और फिर दोबारा कई राउंड चलाए गए, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल से पुलिस ने गोलियों के खोखे बरामद किए। क्षेत्र अधिकारी अमनदीप मौर्य ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। घटना साहब, गाड़ी में 3 आदमी बैठ के आए, सफेद रंग की गाड़ी थी और उन्होंने उतरते ही फायरिंग चालू कर दी मेरे ऊपर और मुझे जान से मारने की धमकी दी और फिर वे गाड़ी में बैठ के निकल गए। उसमें एक महेश के लड़का सागर है, हमारे गांव का। अच्छा, पहली कोई रंजिश थी? नहीं, पहली कोई रंजिश नहीं साहब, हमें तो इस मामले का कोई पता नहीं, ना कोई हमारी रंजिश है। गांव में 12:30 बजे की घटना है। गांव का एक व्यक्ति सागर नाम का, एक वाइट कलर की गाड़ी था और ये गांव में ही कहना जो है गुलाब के घर पे जो है उसने फायरिंग करी। 3 राउंड एक बार चलाए, दोबारा गाड़ी को जो है मोड़ के ले गया और 5 राउंड फिर जो है सीधे तान के गोली चलाई। गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में 3, 2 बैठे हुए थे, एक बाहर निकल के जो है एक ने गोली चलाई। अच्छा, इसकी तहरीर दे दी गई है प्रधान जी? हाँ, तहरीर दी गई। क्या घटना मान के चले आप? क्या घटना है? किस वजह से? आपने ऐसी तो कोई जानकारी मतलब इस चीज की है नहीं, भाई कोई नहीं कि कोई रंजिश है, कोई बिजनेस है, कुछ नहीं। घटना साहब, वहीं हापुड़ में ईद उल फितर के अवसर पर गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली है। ईदगाह में नमाज अदा कर लौट रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों का अपना समाज संगठन लज्जापुरी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। संगठन के सदस्यों ने रास्ते में खड़े होकर मुस्लिम भाइयों पर पुष्प वर्षा की और मिठाई खिलाकर ईद की मुबारक दी। इस पहल से पूरे क्षेत्र में सौहार्द और खुशियों का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे सामाजिक एकता का मजबूत संदेश बताया। इस अवसर पर संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता जतिन आजाद ने कहा कि उनका उद्देश्य समाज में प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देना है। वहीं एडवोकेट ललित कुमार ने कहा कि हापुड़ की पहचान हमेशा से एकता और सद्भाव रही है। कार्यक्रम में अमरजीत सिंह, अनुज कुमार, सचिन सागर, अरुण कुमार और सागर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। सभी देशवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद दया, दान, खुशी का प्रतीक त्योहार है। चूंकि भारत हमारा विविधताओं का देश है, लेकिन यही अनेकता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में जहां दुनिया में युद्ध, अशांति का माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसे समय में हम भारतवासी इस ईद के त्योहार पर अपने देश में प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश दे रहे हैं। मुझे इस त्योहार की रंगत को देखकर मशहूर शायर अल्लामा इकबाल साहब का वो गीत तराना ए हिंद याद आ गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम इस त्योहार के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि एकता में ही शक्ति है। आइए इस ईद पर हम सभी मिलकर एक ऐसा उदाहरण पेश करें जो देश दुनिया को यह बताए कि भारत में प्रेम, भाईचारा और शांति सर्वोपरि है। एक बार फिर से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। वहीं थाना भवन क्षेत्र में ईद का पर्व इस वर्ष पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों पर नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां सभी ने अमन चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। ईद से पूर्व क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता विजेंद्र रावत ने की। बैठक में सभी समुदाय ने आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई, जिसका सकारात्मक असर ईद के दिन साफ देखने को मिला। नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस बल लगातार गश्त करता रहा, जिससे कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल बना रहा। प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से ये पर्व शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ, जो सामाजिक एकता का उदाहरण बना। श्री वीरेंद्र फौजी जी के अगुवाई में यहाँ पर जो एक समरसता का बहुत बड़ा समागम हुआ है और जो यहाँ पर मंझनपुर और कौशाम्बी के गौरव स्थल के रूप में भगवान की भी मूर्ति, महान संत गाडगे जी की भी मूर्ति और दो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी, कल उनका बलिदान दिवस भी था, वीरांगना उदा देवी पासी जी, 4 लोगों की मूर्तियां या स्थापित करने का जो बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है। और यहाँ जो मंझनपुर नगर पालिका कार्यालय का भवन बना है, उसका नाम हमारे 3 बार इसी मंझनपुर से विधायक रहे नाथूराम शिक्षक जी के नाम से रखा है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज ये कह सकता हूँ कि 2017 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग 325 सीटें जीते थे। उस समय कौशाम्बी की भी 3 सीटें जीते थे। लेकिन जब हम 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो कौशाम्बी की 3 सीटें हम लोग हार गए थे और उत्तर प्रदेश में 271 सीटें जीत पाए थे। श्री वीरेंद्र फौजी। वहीं कौशाम्बी जिले के मंझरपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज के नेतृत्व में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और नामकरण किया। इस दौरान मंझरपुर चौराहा का नाम बदलकर कैलाश चौराहा और समदा चौराहा नाम शंख चौहान रखा गया। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने मॉडल पार्क मंझरपुर में भगवान परशुराम, अवंती माई लोधी, वीरांगना उदा देवी और संत गगाड़े महाराज की प्रतिमाओं का आवरण भी किया। इसके बाद स्टॉप परिसर में आयोजित गौरव प्रतिमा आवरण महोत्सव में शामिल हुए और नगर पालिका मुख्य मंझरपुर के नामकरण समारोह में भी भाग लिया। इस पूरे कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। हालांकि कार्यक्रम के दौरान एक अहम राजनीति पहलू भी सामने आया, जहां मंच पर बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। डिप्टी सीएम ने इस दौरे को जिले के विकास और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
श्री वीरेंद्र फौजी जी के अगुवाई में यहाँ पर जो एक समरसता का बहुत बड़ा समागम हुआ है और जो यहाँ पर मंझनपुर और कौशाम्बी के गौरव स्थल के रूप में भगवान की भी मूर्ति, महान संत गाडगे जी की भी मूर्ति और दो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी, कल उनका बलिदान दिवस भी था, वीरांगना उदा देवी पासी जी, 4 लोगों की मूर्तियां यहाँ स्थापित करने का जो बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है। और यहाँ जो मंझनपुर नगर पालिका कार्यालय का भवन बना है उसका नाम हमारे 3 बार इसी मंझनपुर से विधायक रहे नाथूराम शिक्षक जी के नाम से रखा है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज ये कह सकता हूँ कि 2017 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश में हम लोग 325 सीटें जीते थे, उसमें कौशाम्बी की भी 3 सीटें जीते थे। लेकिन जब हम 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो कौशाम्बी की 3 सीटें हम लोग हार गए थे और उत्तर प्रदेश में 271 सीटें जीत पाए थे। श्री वीरेंद्र वहीं दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन तरुण कुमार की हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। छोटी सी गुब्बारे की घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया और सोशल मीडिया पर खून की होली ईद पर खेलेंगे जैसी भड़काऊ पोस्ट वायरल होने लगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़े कर दिए और दिल्ली हाई कोर्ट ने ईद और रामनवमी तक अतिरिक्त सुरक्षा के निर्देश दिए। पुलिस ने दंगा नियंत्रण फोर्स तैनात की और ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी बढ़ाई। हर एंट्री एग्जिट पर आधार कार्ड चेकिंग शुरू की गई है और फ्लैग मार्च किया गया। साइबर विंग ने रमजान और उत्तम नगर हत्याकांड से जुड़ी 128 भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट ब्लॉक करवाई। स्थानीय निवासी बताते हैं कि माहौल अब नियंत्रण में है। पुराने रहने वाले हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं और ईद शांति से मना रहे हैं। कुछ बाहरी लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। स्थानीय लोग पुलिस की सक्रियता और सुरक्षा उपायों की सराहना कर रहे हैं। स्थानीय व्यवसायी और रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य है। ईद के मौके पर समुदाय एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।